खबरों का पुराना दौर लौट आया है। नमस्कार, मैं हूं शगुन शर्मा। अब कोई भी बड़ी खबर छूटने वाली नहीं है। बात करेंगे महाराष्ट्र में पल पल बदलते नंबर गेम की। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे फेल हो गया उद्धव का इमोशनल कार्ड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल। अजित पवार पर किसने लगा दिया अत्याचार का आरोप। नमस्कार, मैं हूं प्रणय उपाध्याय और बात करेंगे खुद को असली शिवसेना का दावेदार बताने वाले शिंदे के शक्ति प्रदर्शन की। और नमस्कार, आप सभी के साथ पंचनामा में मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। सबसे बड़ी खबर यही है कि शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने महाविकास आघाड़ी से बाहर होने के संकेत दे दिए हैं। दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने ये बात कही, जिसके बाद से महाविकास आघाड़ी में हड़कंप मच गया है। त्या सरकारमधून महाविकास आघाडीतून शिवसेना बाहेर पडायला तयार आहे। तुम्ही ते येण्याची हिंमत दाखवा, समोर उद्धव साहेबांसमोर या आणि भूमिका मांडा। नक्की तुमच्या भूमिकेचा विचार होईल। 24 तासात परत या। और देखिए, संजय राउत के बयान पर एनसीपी नेता छगन भुजबल ने नाराजगी जताई है। छगन भुजबल ने कहा है कि शिवसेना स्वतंत्र पार्टी है, लेकिन ऐसा बयान देने से पहले शिवसेना को चर्चा जरूर करनी चाहिए थी। तो संजय राउत के बयान पर एनसीपी नेता छगन भुजबल ने अपनी नाराजगी जताई है और कहा है कि शिवसेना स्वतंत्र पार्टी है। संजय राउत ने कहा कि अगर जो विधायक वापस आएंगे, अगर वो उनसे बातचीत करेंगे तो महाविकास आघाड़ी से अलग होने के बारे में सोच सकते हैं। क्या अब भी आप लोग उद्धव ठाकरे के साथ हैं? अभी जो है पवार साहब के नेतृत्व में हम आज भी महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे जी के साथ में हैं। और अगर जो संजय राउत कह रहे हैं जी, वो बात अगर सही है, उस रास्ते पर वो जाना चाहते हैं, तो वो हमारे नेता पवार साहब के साथ बातचीत करें। उनको जो है कोई जो है रोक नहीं सकता है। पार्टी जो है अपना अपना रास्ता अपना सकता है। और हम लोगों के बारे में हम यही कहेंगे, सरकार में है आनंद है, नहीं है फिर भी जो है विरोधी पक्ष में, विरोधी दल में रहकर लड़ने की हमें बहुत अच्छी आदत है। धन्यवाद सर। तो पल पल बदलता घटनाक्रम महाराष्ट्र में नजर आ रहा है और इन सब के बीच एबीपी न्यूज के भी कुछ सवाल हैं जो ये आप सियासी हलचल देख रहे हैं। इस पर क्या एनसीपी समर्थन वापस लेगी? सबसे अहम सवाल तो ये, महाआघाड़ी में महाफूट के बाद क्या उद्धव सरकार गिर जाएगी? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम है, संजय राउत ने एमबीए छोड़ने की बात क्यों कही, महाविकास आघाड़ी छोड़ने की बात क्यों कही? क्योंकि इसे लेकर भी माना जा रहा है कि अब दरार और ज्यादा चौड़ी हो गई है। तो महाआघाड़ी में महाफूट और इसी से जुड़े ये कुछ एबीपी न्यूज के सवाल। हमारे साथ रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं, विशेष जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। रौनक, जो बयान संजय राउत ने दे दिया उसके बाद क्या यह माना जाए कि अब महाविकास आघाड़ी का साथ रहना मुश्किल है? जी देखिए, संजय राउत का जो बयान है उसको इस तरीके से समझना चाहिए कि जो विधायक मुख्य तौर पर एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में मौजूद है इस वक्त, उनको मनाने के लिए उनकी बात में एक बार मुंबई आ जाए और उद्धव ठाकरे के साथ अगर वो बैठक कर ले तो मामला जो है सुलझ सकता है। इसलिए इस तरह का बयान दिया गया है, क्योंकि ये समझना होगा अखिलेश, क्योंकि लगातार जो एकनाथ शिंदे कैंप के जो विधायक है वो इस बात का इस और इशारा कर रहे हैं कि उनको महाविकास आघाड़ी सरकार में उनके साथ अब बने रहने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। इसलिए संजय राउत की तरफ से बयान दिया गया है कि वे लोग पहले यहां आए और उसके बाद ही उद्धव ठाकरे से बात होने के बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महाविकास आघाड़ी में पूरी तरीके से स्प्लिट हो गया है, क्योंकि अब भी कांग्रेस और एनसीपी जो है वो सरकार के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। आज कुछ देर पहले ही अभी एनसीपी नेताओं की जो शरद पवार के साथ मीटिंग हुई है अखिलेश, उसमें पार्टी नेताओं ने शरद पवार से यही कहा है और अध्यक्ष की और तरफ से भी ये बताया गया है नेताओं को कि जब तक शिवसेना और मुख्यमंत्री कोई फैसला नहीं लेता तब तक इस सरकार के साथ मजबूती के साथ एनसीपी जो है वो खड़ी रहेगी। जी चलिए रौनक, दोबारा मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन जितेंद्र दीक्षित के पास जरा चलते हैं। जितेंद्र, एनसीपी खेमे में क्या चल रहा है? जो बैठक की सूचना मिल रही है, कुछ वहां से इनपुट है क्या? कुछ सूत्र बता रहे हैं क्या चल रहा है? देखिए, अब से करीब आधे घंटे पहले मैं वाईबी चौहान सेंटर में हूं और यहां पर एनसीपी की बैठक शुरू हुई है। एनसीपी के तमाम आला नेता यहां पर मौजूद हैं। शरद पवार यहां पर मौजूद हैं, अजीत पवार मौजूद हैं, छगन भुजबल मौजूद हैं, जितेंद्र आवाड़ मौजूद हैं, प्रफुल्ल पटेल भी यहां पर थे। वो कुछ देर के लिए बाहर गए और ये कहा कि निजी काम के लिए कुछ देर के लिए बाहर गए हैं और वो भी वापस लौटेंगे। मैं आपको बता दूं कि आज जो एनसीपी की बैठक चल रही है, इसमें एजेंडा यही है, शिवसेना की बगावत के बाद अब एनसीपी को आगे क्या करना है। तो जो नेता अंदर जा रहे थे उनसे हमने पूछा कि अब आपका अगला रुख क्या होगा,
तो उनका यही कहना था, खास करके जैन पाटिल से हमने बात की तो उनका यही कहना था कि जब तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं एनसीपी उनके साथ में मजबूती से खड़ी है। और जहां तक नाना पटोले ने जैसा कि आज आरोप लगाया कि सरकार में जिस तरह से एनसीपी का दबदबा था उसकी वजह से ही ये तमाम गड़बड़ियां हो रही थी, तो उस पर छगन भुजबल से हमने पूछा तो छगन भुजबल ने कहा कि 3 पार्टियों की सरकार है तो इस तरह का मनमुटाव अक्सर होते रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है सरकार से अलग हट जाएं। तो तमाम मुद्दों पर जो है आज बात होगी। एनसीपी के तमाम आला नेता जो है शरद पवार के सामने अपनी बात रखेंगे और मुझे लगता है कि ये मीटिंग अगले 1.5-2 घंटे तक चलेगी और उसके बाद में कुछ तय होगा कि आखिर अब जो मौजूदा घटनाक्रम है, जो सरकार का संकट आया है, इसको कैसे निपटा जाए और इसमें एनसीपी आगे क्या रवैया अख्तियार करेगी, क्या रणनीति बनाएगी। जी जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। अब आपको ये बताते हैं आखिर एनसीपी, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम ये बताते हैं कि आखिर ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर एनसीपी क्यों अलग हो सकती है। संजय राउत ने एमवीएस से अलग होने की बात कही, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। एनसीपी को उद्धव का सीएम आवास खाली करना पसंद नहीं, ये दूसरा कारण बताया जा रहा है। तीसरा, उद्धव ठाकरे के पास नंबर नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण, एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण बताया जा रहा है। चौथा, अगर आपको बताए तो बागी कैंप ने उद्धव के इस्तीफे की मांग की, तो ये हम आपको बता रहे कि एनसीपी क्यों अलग हो सकती है। ये 4 कारण हमने आपको बताए हैं जिस वजह से एनसीपी अलग हो सकती है। और बात करते हैं कि इस वक्त की एक बड़ी खबर जो आ रही है वो मुंबई से है कि एनसीपी के विधायकों की बैठक में राउत के महाअघाड़ी छोड़ने वाले बयान पर चर्चा भी हुई, जिसके बाद एनसीपी अब सियासी संकट पर फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। यानी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन पर शिवसेना के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। तो एनसीपी की महत्वपूर्ण बैठक चल रही। कल शरद पवार के साथ मुलाकात हुई थी उद्धव ठाकरे की, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बैठक में समझाइश दी गई उद्धव ठाकरे को। उन्हें बताया गया कि कोई भी ऐसा कदम न उठाएं, लेकिन जिस तरीके से वर्षा बंगला जो कि मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है उसे उद्धव ठाकरे ने खाली कर दिया, उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि एनसीपी के खेमे में इसको लेकर नाराजगी है। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं पंचनामा और देखिए अभी भी ये सवाल बरकरार है कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनेगी या गिरेगी। इसी बीच शिंदे कैंप ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए मांग की है कि उद्धव इस्तीफा देकर महाविकास अघाड़ी सरकार से बाहर आए। शिंदे कैंप के शक्ति प्रदर्शन की ये तस्वीरें गुवाहाटी से आई हैं। इस तस्वीर को जारी कर बागी गुट ने 45 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। इसमें 38 शिवसेना और 7 निर्दलीय विधायक हैं। बागी विधायकों ने शिंदे के समर्थन में नारे भी लगाए। खबर है कि इस बैठक में बागी नेताओं ने शिंदे की अगुवाई में लड़ाई जारी रखने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक विधायकों के अलावा 17 सांसद भी एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। महाराष्ट्र में शिंदे समर्थक भी जोश में हैं। ठाणे और नवी मुंबई में शिंदे के समर्थन में पोस्टर भी लगाए गए हैं। हालांकि गुवाहाटी से विधायक मुंबई कब लौटेंगे, इसको लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है। और देखिए ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस वक्त जो बागी कैंप है वहां क्या चल रहा है। सीधे आपको गुवाहाटी लिए चलते हैं। हमारे साथ सूरज ओझा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सूरज, आज दिन में खबर आ रही थी 42 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ, तस्वीर भी सामने आई थी। कहां तक ये आंकड़ा पहुंचा? चूंकि थोड़ी देर पहले एक जानकारी मिली कि 3 और विधायक पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, अभी और भी विधायक पहुंचने वाले हैं और अभी एक और बड़ी खबर ये मिली है कि मीरा भाईंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो विधायक हैं गीता जैन वो भी गुवाहाटी के लिए निकल चुकी हैं। तो अब इनकी जो एकनाथ शिंदे की ताकत है उसमें लगातार इजाफा ही होते जा रहा है। देखिए मैं आपको रेडिसन ये होटल दिखा रहा हूँ जहाँ जो फिलहाल एक शक्ति कैंप बन चुका है, जहाँ से एकनाथ शिंदे अपनी ताकत पूरे देश को दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में वो बता रहे हैं कि कैसे राजनीति में वो चेंजेस ला रहे हैं। और आपको 3 बड़ी खबरें बता देता हूं। पहली बड़ी खबर ये है कि एकनाथ शिंदे जो आज राज्यपाल को पत्र देने वाले थे वो आज न देकर वो अब कल देंगे, क्योंकि कई और विधायक आ रहे हैं और उस पत्र पर उनके हस्ताक्षर लेना काफी जरूरी है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि गीता जैन यहाँ पहुंच रही हैं और देखिए
जिस तरह से हमने बात की थी कि लगातार विधायकों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि रविंद्र फाटक जो कि उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी मिलिंद नार्वेकर के साथ सूरत गए थे ताकि वो बागी विधायकों से मिलें और कोई बीच का रास्ता निकाले, और जो बीच का रास्ता निकालने गए थे आज वही रविंद्र फाटक अब गुवाहाटी आने वाले हैं, एकनाथ शिंदे के कैंप में आने वाले हैं। एकनाथ शिंदे के बेहद करीबी है और जब वो सूरत में थे तब ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि रविंद्र फाटक और मिलिंद नार्वेकर जाएंगे, कोई बीच का रास्ता निकलेगा, चीजें सुलझ जाएंगी। लेकिन अब जो समझाने गए थे वही खुद एकनाथ शिंदे कैंप में आ रहे हैं। तो ये गुवाहाटी से 3 बहुत बड़ी खबरें निकली हैं। अब देखना होगा कि शाम तक इसमें और क्या डेवलपमेंट होता है। बताया जा रहा है कि विधायकों की संख्या अब और भी बढ़ेगी। जी सूरज, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो शिवसेना में मचे बवाल के बीच गुवाहाटी से बागी विधायकों ने उद्धव ठाकरे पर लेटर बम से वार किया है। हिंदुस्तान हिंदू जो शिवसेना की जान और जो शिवसेना की पहचान थी, यानी हिंदुत्व, क्या वो जड़ें हिल चुकी हैं? कम से कम बागी विधायकों के लेटर बम से तो यही लगता है। गुवाहाटी से बागी गुट की चिट्ठी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे के चीथड़े खोल दिए हैं। बागी विधायकों की तरफ से लिखी चिट्ठी में उद्धव पर आरोप लगाए गए कि शिवसेना विधायकों को सीएम आवास तक जाने की इजाजत नहीं थी। कांग्रेस एनसीपी के अपमान की बात सिर्फ शिंदे सुनते थे। आदित्य ठाकरे के साथ हमें अयोध्या जाने से क्यों रोका गया? राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में हम पर भरोसा नहीं रखा गया। साथ ही चिट्ठी में कहा गया कि जिस हिंदुत्व को लेकर बाला साहेब और आनंद दिघे चले थे उसे एकनाथ शिंदे आगे बढ़ा रहे हैं। तो पंचनामा में हम लगातार आपको बता रहे हैं कि महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट किस तरीके से करवट ले रहा है। महाराष्ट्र में हिंदुत्व के मुद्दे पर शिंदे कैंप नाराज है, तो वहीं एनसीपी भी उद्धव ठाकरे से नाराज बताई जा रही है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के घर पर आज पार्टी नेताओं की बड़ी बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में शरद पवार ने साफ कर दिया कि अगर सरकार जाती है तो संघर्ष करने की तैयारी विधायकों को रखनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एनसीपी के नेताओं को ये बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से ये कहा है कि वे अपनी बातों में स्पष्टता लाए। खबर ये भी है कि जिस तरह से सरकारी आवास को छोड़कर उद्धव ठाकरे मातोश्री पर चले गए, उसको लेकर भी एनसीपी के नेताओं में नाराजगी है। इतना ही नहीं तो एनसीपी के नेता अंदर खाने ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से एक एक कर विधायक एकनाथ शिंदे के खेमे में जा रहे हैं और जो उथल पुथल शिवसेना में देखने को मिल रही है, उसके पीछे शिवसेना के ही किसी बड़े नेता का हाथ है। हालांकि आज की बैठक के बाद एनसीपी ने कहा है कि वो उद्धव सरकार के साथ है, लेकिन सीएम कौन होगा इसका फैसला शिवसेना को करना है। सरकार रहने के लिए जो भी प्रयास करना चाहिए वो हम करने चाहिए और हम सब साथ मिलके उद्धव जी का साथ इस सरकार के लिए हम देंगे। चीफ मिनिस्ट्रियल पोस्ट हमारे महाविकास आघाड़ी में वी हैव गिवन इट टू शिवसेना, सो इट इज अप टू शिवसेना एंड देयर इंटरनल डिसीजन हु विल रिमेन एज चीफ मिनिस्टर। तो महाराष्ट्र की राजनीति पल पल बदल रही है, लेकिन इसका असर गुवाहाटी में साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जो गुवाहाटी में हो रहा है उसी का असर तो महाराष्ट्र में देखा जा रहा है। मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी गुवाहाटी में ही मौजूद है, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। मनोज्ञा, अब तस्वीर किस तरीके की है, क्योंकि गुवाहाटी में जो तस्वीर बदल रही है, जो भूकंप वहां आ रहा है उसके झटके महाराष्ट्र में महसूस किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और वहाँ की गर्मी यहाँ असम की है जो यहाँ पर कभी नहीं हुई है। और इस गर्मी के तापमान का आपको मैं सबसे पहला उदाहरण दे दूं कि 40 से ज़्यादा संख्या तो पार कर गई है अभी तक जिन विधायकों की यहाँ पर आने की बात है, लेकिन ये संख्या और बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि 40 से 50 के बीच में कुछ भी संख्या हो सकती है इन विधायकों की। अभी एक और स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट आज रात तक आएगी और उसके साथ साथ विधायक के साथ साथ राजेंद्र पाठक, जो आपको अभी तक मान मुनव्वल चल रहा था, अब उसकी कोई स्थिति नहीं है। अब गणित, आंकड़े, नंबर और इस नंबर गेम में सिर्फ और सिर्फ चिट्ठी के आधार पर एक दूसरे से बातचीत और ये साफ कर देना कि नंबर अब किसके साथ और कितने हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि नाराज़गी जो बार बार अभी तक बात आ रही थी, अब लड़ाई सिर्फ और सिर्फ विचारधारा की हो रही है, क्योंकि विचारधारा के आधार पर ही पार्टी में जो फूट हुई है और उस फूट के आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। या जी मनोज्ञा, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के नाना पटोले कुछ कह रहे, सीधे ले चलते हैं। आता गव्हर्नर कोणाचं ऐकतं हे काय आम्हाला वेगळं सांगायची गरज नाही। अजूनही भाजप पुढे का येत नाही, ज्यांनी हा सत्ता संघर्ष महाराष्ट्रामध्ये निर्माण केला, महाराष्ट्रामध्ये अस्थिरता निर्माण केली, भाजप का पुढे येत नाही? त्यांच्याजवळ अजूनही बहुमताचा आकडा झालेला नाही। पण राज्यामध्ये ही अस्थिरता ठेवणं, जेव्हा पहाटेचं सरकार पडल्यापासून हा जो भाजपचा प्रयत्न आहे
त्यांनी हा मोठा भूकंप गुजरातमधून तो आता गुवाहाटीमध्ये घेऊन गेलेत आणि या पद्धतीनं राज्याचं नुकसान करण्याची भूमिका जी भाजपची आहे ते स्पष्ट येते. आकडे अजूनही उद्धव ठाकरेंच्या सरकारच्या बाजूने आहेत. मैं एक बार मराठी बोल के मैं हिंदी बोलता हूँ. मैं भाजपा को आह्वान करता हूँ, अगर महाराष्ट्र में अल्पमत में सरकार आई है तो उन्हें नो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए. बात करना चाहिए कि एक्चुअली ईडी का डर बताकर जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने का जो काम बीजेपी सरकार केंद्र के माध्यम से कर रही है, तो उन्हें बताना चाहिए आगे कि नो कॉन्फिडेंस के लिए सरकार तैयार है, पर वो नहीं करेंगी क्योंकि इस महाभारत के मूल वही है और वो राज्य में अस्थिरता बनाकर राज्य की जनता का नुकसान करना चाहती है बीजेपी. और इसी तरह अस्थिरता बनी रहेंगी तो राज्य की जनता का नुकसान होगा. संजय राउत का बयान जो है वो उनके पार्टी के अंतर्गत मामले का है, वो महाविकास आघाड़ी के बारे में नहीं है और हम लोग पूरे सचेत है. आज हमारी जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में भी इस विषय की चर्चा हुई है. हम पूरे इस मामले पे नजर रखे हुए हैं और महाविकास आघाड़ी के साथ कांग्रेस खड़ी है. म्हणून मी तुम्हाला संख्येचा विषय तुम्ही जो उपस्थित करताय, मी त्या संख्येच्या बद्दल सांगितलेलं आहे की ज्या भाजपनी हा महाराष्ट्रामध्ये महाभारत घडवलेला आहे ती भाजप अजून चूप का आहे. अजूनही त्यांच्याजवळ संख्या नाही. ज्यांना सत्तेची लालसा जी भाजपला पडलेली आहे पार्टीची सरकार पडल्यानंतर, तिने हे केलेली गडबड आहे ईडीच्या माध्यमातून आणि त्याच्या माध्यमातून हा सगळा दहशतवाद या पद्धतीनं लोकशाहीचं खून करण्याचं काम बीजेपी केंद्राच्या सत्तेच्या आधारावर करते आहे. तो कांग्रेस नेता नाना पटोले को आप सुन रहे हैं. ईडी का डर दिखाकर इस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी. अगर बीजेपी चाहती है तो वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन ईडी का डर दिखाकर जो पूरा खेल खेल रही है वो खेलना बंद करे, ये कहना है नाना पटोले का. कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी. कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं. कोरिया सिटी. वो बहुत दूर है. दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं. कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा. हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो.
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया।